तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया गया है। दोनों ही तरफ के नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। आप भी सुनिए चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ बड़े बयानों को। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। यहां आपके पड़ोस में राजस्थान है, वहां भी कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को भाजपा के विरुद्ध भड़काने की भारी कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का पूरा जीवन विरोध किया। उन्होंने बाबा साहब को कैबिनेट से निकाला, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया। हमने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया और 5 जगह जो बाबा साहब की थी वहां उनका स्मारक बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा और जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। मैं आभारी हूं आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन C2 फार्मूले की आवाज उठा रहे हो। और मैं समझता हूं जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज उठा रहे हो C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर MSP देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे सरकार को। और चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश पाठक है, वो जुड़े हुए हैं, ऋषभ तिवारी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अंश वत्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंश, आपके पास हम यहाँ पर आएंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जब चुनावी दौर में थे, रैली कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हमेशा से कांग्रेस जो है पहले जीत का जश्न मना लेती है, लेकिन जनता उन्हें जीताती नहीं है, उन्हें हरा देती है। और कुछ ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश में नजर आई, राजस्थान में भी नजर आई है। हरियाणा के रण को कैसे जीत रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि आपके जो 2019 के जितने विधायक थे, क्योंकि भरोसा आप लोगों ने उन्हीं पर जताया है, वो सब इस रण को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे जो को पैनलिस्ट है उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की मैंने बात सुनी और हमारे पूर्व में जितने भी हमारे पैनलिस्ट भाई हैं उन सब ने जो बात रखी मैंने उन सबको भी सुना। तो मैं सभी का थोड़ा बात रखना चाहूंगा सभी के विषय पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की बात की, मोदी जी ने राजस्थान की बात की। मैं पूछना चाहूंगा उन्होंने कर्नाटक की क्यों नहीं बात की? मैं उनसे पूछना चाहूंगा उन्होंने तेलंगाना की क्यों नहीं बात की? मैं उनसे पूछना चाहूंगा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की क्यों नहीं बात की, जहां पे उनका 400 पार का जो गुब्बारा था वो कैसे फूटा? वो हरियाणा की जनता ने और इस देश की जनता ने स्पष्ट रूप से देखा है। और उसी प्रकार से जो यहाँ पे आपने देखा होगा हर चुनाव में वो एक आंकड़ा देते थे, जैसे लोकसभा चुनाव में 400 पार 400 पार, लेकिन क्या हुआ?
300 भी पार नहीं कर पाए। इसी प्रकार से बंगाल में भी उन्होंने नारा दिया था 200 पार, 200 पार, क्या हुआ, 100 भी पार नहीं कर पाए। तो आपने देखा होगा कि इस चुनाव में उन्होंने एक भी नारा नहीं दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था 75 पार, क्या वो 40 पार के सिमट गए थे। तो इस बार अगर वो इस प्रकार का नारा नहीं दे रहे हैं, तो अर्थात इससे एक बात स्पष्ट है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं अब अपना डर जो है उनको हार का वो उनको दिखाई दे रहा है। इस वजह से अब वो कोई एक नारा देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और जैसे कि हमारे पूर्व के कुछ पैनलिस्ट ने बात रखी, मैं भी थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा उनकी बात का जवाब देने के लिए। जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता ने बात की कि भाजपा जो है जनता को अपना परिवार मानती है। मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा परिवार के अपने रिश्तेदार है जिनको कहते हैं कि भैया तुझे सिखा पढ़ा के भेजी गई है। अगर एक चुने मुख्यमंत्री के सामने एक महिला अपनी परेशानी रखती है, मनोहर लाल जी के बयान थे जनसंवाद कार्यक्रम में, हालांकि अलग बात है कि उनका वो जन अपमान कार्यक्रम निकला था। ऐसा कौन सा अपने परिवार के संबंधी से कहते हैं जब कोई महिला बेरोजगारी के कारण जब उसका बेटा जो था बेरोजगार था, अपना दुपट्टा उनके सामने रख देती है, तो सबसे पहले फर्ज बनता है कि उस महिला का दुपट्टा उसके शरीर पे वापस रखा जाए, लेकिन उसके दुपट्टे सहित उसको बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सा आपका परिवार है? मैं पूछना चाहूंगा, ये आपका कौन सा परिवार है जिसमें आप एक महिला अपने बच्चे के रोजगार के लिए आपके सामने आती है तो आपको कहते हैं कि तुझे चंद्रयान पे बेच के चांद पे भेज देंगे, वहां पे तेरे को रोजगार मिल जाएगा। ये कौन सा परिवार है भैया? तो और ये कौन सा परिवार है जिसमें किसानों पे ही आपने कह दिया कि पुलिस को ऑर्डर कर दिए थे मनोहर लाल जी ने कि अब लट उठाने का समय आ गया है। ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें लट उठाने का आदेश दिए जाते हैं? तो हरियाणा की जनता भूली नहीं है, ये हरियाणा के किसान नहीं भूले कि किस प्रकार से उनके 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए थे। हरियाणा की महिलाएं नहीं भूले किस प्रकार से यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। लेकिन असलियत यह है कि आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में 50% वृद्धि हुई है हरियाणा प्रदेश में बीते 5 सालों में। आज कैसे भूल जाएंगी हरियाणा के पहलवान साथी जिनको पता है कि उनकी बहन विनी फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने हक के लिए लड़ती रही, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से मिलने में मग्न थे, लेकिन पहलवान बेटियों से नहीं मिले। मोदी जी तो नहीं मिले उनसे जिनका घर मात्र 10। अंश जी आपने सपोर्ट दे दिया ना? नहीं हमने तो दिया, लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि कैसे एटलीस्ट बाकी के एटलीस्ट कैसे दे देंगे जिनको पता है कि आज उनको कोई मान सम्मान नहीं है। जब जीत के आते हैं तो मोदी जी उनको अपने घर पे चाय के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब वो अपने मान सम्मान के लिए बैठते हैं तो उन पे कैसे उनकी ट्रोल आर्मी जो है पूरी लड़ जाती है। बेरोजगार युवा कैसे दे देंगे? आज जब फिर से चुनाव आया तो आपने बात किया कि आप उनको 2 लाख रोजगार देंगे, आप 2 लाख खाली पड़े पदों को भरेंगे, लेकिन आपने 10 साल से क्यों नहीं भरा? आज ये कैसे बेरोजगार युवा भूल जाएंगे? ये गरीब कैसे भूल जाएंगे? तो पता है कि परिवार पहचान पत्र की कितनी समस्या है। ठीक है अंश, ये बता दीजिए कि आप अपना परिवार कैसे बढ़ाएंगे और उसको किस तरह से बचाएंगे, खास तौर से क्योंकि नाराजगी आपके परिवार में बहुत ज्यादा दिख रही है, यानी कि कांग्रेस के अंदर में। कुमारी सैलजा से जब अभी इंटरव्यू भी हो रहा था वो भी आपने सुना होगा कि नाराजगी है, चेहरे पे दुख था, चुनाव लड़ना चाहती थी, लड़ने नहीं दिया गया। देखिए पार्टी की ये एक पॉलिसी थी कि जितने भी तमाम एमपीज हैं, कोई भी एमपीज हैं, सभी को जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया था। उनको कहा था कि आप प्रचार करेंगे, ये एक पार्टी की पॉलिसी थी। तो इस वजह से ही वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी, उनकी इच्छा थी। नहीं, उनको तो इतना भी मौका नहीं दिया, इतना भी मौका नहीं दिया कि इतने वरिष्ठ होने के बाद वो अपने तरफ से किसी को टिकट दे सके। नहीं, मुझे पहले बात जवाब तो देने दीजिए, पूरी बात तो रखने दीजिए। दोनों साथ में दे दीजिए। पहली बात हाँ मैं दोनों दे उनके पहली बात तो 10 समर्थकों को मिली है, जितना मेरे को एक अंदाजन एक फेयर अनाउंस है। और पहली बात पार्टी का जो ये पॉलिसी है ये किसी के समर्थकों के हिसाब से टिकट नहीं बढ़ती है। यहाँ पे जो पार्टी की इस बार की नीति थी वो ये थी कि हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे के आधार पे जो है टिकटें बटेंगी। तो यहाँ पे किसी के समर्थक को मिली, किसी को नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और रही बात आपने यहाँ पे जो लड़ाई की बात की, आपसी खींचतान की, आपसे मैं एक सवाल सॉरी आपके माध्यम से मैं यहाँ पे बात रखना चाहूंगा कि कुमारी शैलजा जी ने तो कह दिया, जब आपने उनसे पूछा था कि भैया आप छोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो कांग्रेस हूँ, वो तो छोड़ के जाने वाली नहीं है। लेकिन भाजपा में आज क्या स्थिति है? यहाँ पे इनके केंद्रीय गृह मंत्री आके एक मंच से घोषणा करते हैं कि भैया हमारे मुख्यमंत्री की चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी जी है। 24 घंटे बाद अनिल विज जी कहते कि मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। उसके एक हफ्ता बाद राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि भैया मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। राव इंद्रजीत जी के एक और बयान था, वो कहते कि पार्टी किसी को टिकट दे या न दे, लेकिन किसी का अपमान भी ना करे। ठीक है
ऋषभ जी से जवाब ले लेते हैं। ऋषभ जी, सबसे पहले तो क्या बात है कि प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं, अमित शाह हरियाणा आते हैं, योगी आदित्यनाथ हरियाणा आते हैं, कोई नंबर जो है यहाँ पर जारी नहीं करते हैं। पहले जैसे 75 पार का था, 400 पार का भी आपने नारा जो है लोकसभा में दिया। क्या ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा विश्वास जो है वो यहाँ पर टूटा है और इस वजह से जो है नंबर्स जो है आप लोग यहाँ पर दे नहीं रहे हैं या कह नहीं रहे हैं कि हाँ भाई इस बार हम इतने आंकड़ों के साथ जो है सत्ता में आएंगे? दूसरी चीज, अनिल विज भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या सीएम की रेस में वो भी है? कुछ चर्चा अंदर चल रही है क्या पार्टी के अंदर? मैडम, बहुत सारी बातें कही गई कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा, बड़ी सफाई से बैठकर इतना अच्छा झूठ बोल लिया उन्होंने, मुझे अच्छा भी लगा सुनने में और मजा आया। मैं जवाब दे रहा हूँ। सुरेश जी ने भी बहुत अच्छा सवाल किया था कि आपने दुष्यंत चौटाला को अपना काम करने नहीं दिया और यही वजह गठबंधन टूट गया। हम चाहेंगे इसका भी जवाब दीजिए। सारे पॉइंट्स पे आता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों पे आता हूँ। कौन से स्कूल के मैथमेटिक्स में इन्होंने पढ़ा है कि 99 बड़ा जनता का समर्थन होता है और 240 जनता नकार देती है? किस स्कूल में पढ़ के आए जनाब? तीनों पार्टियां मिलकर, पूरा गठबंधन मिलकर भाजपा का इकलौता आंकड़ा नहीं छुपाई पिछले 15 साल से, और यहाँ टीवी पे बैठ कर आके जस्टिफाई कर रहे हैं 99 को। तो शायद ये कांग्रेस परिवार के गांधी परिवार में ही पढ़ाया जाता होगा कि 99 बड़ा होता है 240 से। और दूसरी बात, ये इन्होंने कहा कि किसी के समर्थकों को टिकट नहीं मिला हमारे यहाँ, पार्टी सर्वे कराती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, यहाँ केवल परिवार के लोगों को टिकट मिलता है, जिसको हुड्डा परिवार टिकट देगी या गांधी परिवार टिकट देगी। समर्थक तो वहां झंडा ढोते रह जाते हैं और टिकट नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाना जानती है। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे बैठ के कह सकता हूं कि ऋषभ तिवारी भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि उन्हें पार्टी के अंदर के लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर के संस्कार हैं। लेकिन पिछले 28 सालों से 1998 से 2000 बकायदा 21 तक 22 तक केवल सोनिया गांधी जी के परिवार से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था। और ये बैठ के टीवी पे लोकतंत्र की बात करते हैं। अपने अंदर शैलजा जी का नाराजगी खुले तौर पे दिख रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी को वहां नहीं दिखता, केवल वही दिखता है जहां पे भाजपा को घेरने की बात आती है। और ये कह रहे थे सीएम के आगे जनता दरबार में गए तो जन दरबार की जगह जन तमाशा दरबार बना दिए। अरे बड़ा अच्छा आपने रिसर्च किया सर। अरे आप तो राजस्थान भूल ही गए, जहां एक पीड़िता आती है अपनी शिकायत लेकर और अशोक गहलोत कहते तुम किस जात से आती हो। पीड़िता का ये जाति पूछते हैं और उस पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं टेलीविजन पे बैठकर। और जो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया गया इसलिए गठबंधन टूट गया। 4.5 साल तक आपको ये याद नहीं आया कि आपको काम करने दिया जा रहा है? जब आपको 5-6 महीने मिले तो उस समय आप कहते हैं कि नहीं काम करने नहीं दिया, तो चलो जी अब बोरिया बिस्तर बांधो, गठबंधन टूट गया। तो बेवकूफ देश की जनता को, हरियाणा की जनता को। और एक बात किसानों की बात इन्होंने कही कि लाठी चार्ज कराए। अरे लाठी क्या, 10 बार लाठी चलाएंगे जो लाल किले से तिरंगे उतारेगा? हमारे लिए वो कोई किसान नहीं है जो लाल किले पे खड़े होकर तिरंगे फाड़ेगा। हमारे लिए वो आतंकवादी है, हमारे लिए वो देशद्रोही है जो तिरंगे को से उतारेगा। उसके प्रति कतई हमदर्दी हम नहीं रहेंगे। ठीक है ऋषभ जी, नंबर पे भी जवाब दे दीजिए। कोर्ट खुलवा दे। ठीक है, नंबर पे भी जवाब दे दीजिए। नंबर पे बता रहा हूं मैडम, सबकी चुनाव की अपनी अपनी प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के तहत हम इस बार चुनाव में उतरे हैं। हाँ। बेशक है, आप जब प्लानिंग करेंगे कुछ सेटबैक नहीं मिलता है आपको, आप उस पर विचार करते हैं और पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ते हैं। हम इस घमंड में थोड़ी ना रहते हैं कि हम गांधी परिवार से हैं तो हम कुछ चीजों को नहीं स्वीकारेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। 400 पार का हमने नारा दिया, हम सेटबैक नहीं कर पाए, हमने अपना प्लानिंग को चेंज किया। इसमें क्या दिक्कत है? हर कोई जीत के लिए अपने नियम बदलता है, हर कोई जीत के लिए अपनी प्लानिंग करती है। लेकिन विषय यह है, जनता पुनः भाजपा को ला रही है, दिल से कह रही है, भाजपा फिर से कह रही है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बन सकते हैं बीजेपी के, तो क्या अनिल विज सीएम नहीं बन सकते हैं? क्योंकि जो देखने को मिला जब पूरा मंत्रिमंडल जो है वो खत्म हुआ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां रिजाइन कर दिया, उनको पता तक नहीं था कि हाँ क्या बदलाव, क्या चेंजेस जो है वो पार्टी के अंदर में हो रहे हैं। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ऋषभ जी इसमें? क्योंकि नाराजगी दिखी थी उनकी उस वक्त में। उस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैडम जिस पार्टी के अंदर एक परिवार का राष्ट्राध्यक्ष रिपीट नहीं होता है। उस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैडम कि एक सामान्य संगठन मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैडम जो एक महासचिव को मुख्यमंत्री बना देता है। उस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैडम कि एक समान किसान का परिवार अनिल विज जी को नहीं, तो क्या एक वरिष्ठ नेता को जो 6 बार से विधायक रहे, आप लोगों ने मंत्री भी उनको कई बार अपने सरकार, हरियाणा की सरकार में बनाया, क्या उनको पता नहीं होना चाहिए उनकी पार्टी में क्या बदलाव होने जा रहा है? मैडम एक बात तो तय है
कि हम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि सबके कान में जाकर जो परिवार के करीब होगा उसको बोलेंगे। बेशक अनिल जी के नॉलेज में हर कुछ बात था। हाँ। बेशक पार्लियामेंटी बोर्ड डिसाइड करती है, तो हमारे यहाँ परिवार डिसाइड नहीं करता है, और जो पार्लियामेंटी बोर्ड डिसाइड करती है उसमें हरियाणा। चलिए वश जी आप जवाब दीजिए, आपको आप तब से हाथ उठा रहे थे जी। ठीक है ऋषभ जी, वश जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर सुरेश जी के पास चलूंगी। देखिए 400 पार का नारा देने के बाद 240 पे आके सिमट गए, लेकिन अहंकार नहीं टूटा। आज वैसाखी की सरकार चलानी पड़ रही है, और सरकार ऐसे लोगों पे चलानी पड़ रही है, नीतीश कुमार जी और नायडू जी पे, जिनको पानी पी पी कर मोदी जी कोसते थे, लेकिन अहंकार नहीं टूटा है भाजपा के प्रवक्ता का। यहाँ पे बैठ के तमाम बातें कर रहे थे। अरे आप भूल गए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आज इतने बड़े आज वो पद पर बैठे हैं। वो कौन से एक बड़े राजघराने से आते थे? और यहाँ पे बैठ के जो आप तमाम यहाँ पे आप नहीं, लेकिन अंश मल्लिकार्जुन खड़गे तक भी तो पहुंचने में आप लोगों ने लंबा वक्त लगा दिया ना, बहुत लंबा वक्त। जब राहुल गांधी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना है, सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं बन पा रही थी, फिर तो बचा कोई नहीं, फिर तो आपको चुनना ही था गांधी परिवार से बाहर का, क्योंकि प्रियंका गांधी को तो आप बनाएंगे नहीं। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात को आप पहले पूरा होने दीजिए जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहले भी हमारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। ये नहीं है कि वो सीधा ब्लॉक अध्यक्ष से उसके बाद उनको कुछ नहीं पूछा गया उसके बाद सीधा बने। उसके पहले भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले भी वो एक महत्वपूर्ण कई पदों पर रहे हैं। हमारे केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और तमाम जो है उन्होंने पार्टी का अच्छे से नेतृत्व किया है। यहाँ पे जो है भाजपा के प्रवक्ता की अगर मैं बात का अगर मैं जवाब देना चाहूँ, यहाँ पे इन्होंने अली विज जी की बात की कि सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने बना दिया। अरे वो भैया उस समय वो आपकी सरकार के गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, जिस समय उनको पता भी नहीं था कि एक आपकी सरकार में जो है फेरबदल हो रहा था। कोई छोटे मोटे वो नेता नहीं थे कि जो आप कह रहे थे कि सबके कान में जाके बोलेंगे। रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने पार्टी को ऐसे महत्वपूर्ण समय पे जब संभाला था, जब आपकी पार्टी का हरियाणा में कोई झंडा भी नहीं पकड़ता था, वो कह रहे थे कि मैं इतना पुराना यहाँ से विधायक रहा हूं, मेरी टिकट काट दी गई है। उन्होंने बताया, और उसके बाद राहुल जी ने बयान दिया कि पार्टी टिकट दे ना दे, किसी का अपमान ना करे। ठीक है, वक्त की कमी है। सुरेश जी काफी देर से बैठे हैं जी, मैं ऋषभ जी आऊंगी, वक्त की यहाँ पर कमी है। सुरेश जी काफी देर से बैठे हैं। सुरेश जी, एक तो वो 4.5 साल में जो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, जिसको लेकर के ऋषभ भी सवाल पूछ रहे हैं कि तब आपको याद नहीं आया कि हाँ दुष्यंत चौटाला जी का समर्थन नहीं करे या उनको काम नहीं करने दे रहे। इसके साथ जो अभी आप लोगों ने गठबंधन किया है, क्या लग रहा है कि जाट वोटर्स तो आपके साथ थे ही, अब ये दलित वोटर्स भी आएंगे, तो इससे आप विधानसभा में कुछ अपनी जगह बना सकते हैं? पिछले बार जिस तरह से आप लोगों का प्रदर्शन था बेहतरीन था, लेकिन लोकसभा से लेकर के चीजें खराब हुई हैं। किरण जी देखिए, 2019 में जब जननायक जनता पार्टी बनी थी, तो उस समय भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो बहुत ज्यादा विपरीत थे। तो आज की तारीख में भी ऐसा ही है। अभी जो पीछे 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, वो लोकसभा चुनाव हरियाणा की जनता ने केवल एक ही मुद्दे पे लड़ा था कि मोदी जी को हटाओ और मोदी जी को जिताओ। उसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका ज्यादा नहीं थी इस वजह से, और थोड़ा सा जो नुकसान हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का था वो हमें उठाना पड़ा। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी से कह रहे थे कि 4.5 साल। देखिए, चलिए मैं एक चीज मानता हूँ कि ये जैसे कह रहे हैं कि 4.5 साल हमने पार्टी में इनके साथ रहे, हमने तो अपने स्तर पे काम किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रवक्ता बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपने दुष्यंत जी के साथ गठबंधन तो तोड़ा, आपने मनोहर लाल जी को क्यों हटाया मुख्यमंत्री पद से? दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने आरोप लगाए, आपके 40 विधायक 2019 में जीत के आए थे, 40 विधायकों से आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, आपने मनोहर लाल जी को हटाया। क्या आपके 40 विधायकों में कोई भी ऐसा काबिल विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री की सीट पे पहुंच सके कि आपको नायब सिंह सैनी जी को सांसद से हटा के विधायकी लड़ा के उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? कई सवाल है यहाँ पर, क्योंकि अब मनोहर लाल ना सिर्फ हरियाणा की राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं, बल्कि वहां के पोस्टर से भी दूर नजर आ रहे हैं, जो जनता के बीच में भी अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। कल देखना है कि इसको लेकर के क्या कुछ अब जनता जो है अपने वोट के जरिए जवाब देती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा का रण और कल होना है यहाँ पर मतदान, देखना है 8 अक्टूबर को रिजल्ट क्या कुछ आता है, जनता किस पर अपना प्यार बरसाती है। इसी के साथ हमारी विशेष चर्चा में
इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया